एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों 69 बीपीएससी आने वाला है 30 सितंबर को, ठीक है। पीटी प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है और इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिकमेंडेड बुक्स है जिसको एमसीक्यू के थ्रू हम रिवीजन करेंगे। तो थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम को लेंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम को चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक को हम लोग रिवीजन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो सामने आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वास्को डिगामा पहली बार इंडिया में केरला के जो कोस्ट है, कैलिकट एक जगह है वहाँ, उसके कोस्ट पर 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि कैलिकट के उस समय जो राजा थे ना, जिनका नाम था जोमरिन, उन्होंने वास्को डिगामा को स्वागत नहीं किया था, रेसिस्ट किया था। ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने स्वागत किया था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है कि देखो उस समय क्या था ना कि जो इंडियन ओशन जो रीजन था ना, उसमें बहुत सारे जो पावर्स थे वो चाहते थे कि हमारा मोनोपोली हो ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि एशियन जो था, एशिया खासकर इंडिया, वो ट्रेड खासकर जो मसाले में बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही फेमस था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पोर्तुगीज लाइक अरब, चाइनीज़ एंड जावा डिडंट बिलीव इन मोनोपोलाइजिंग द ट्रेड, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर एकाधिकार करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो हमने अभी क्या बोला है कि वो लोग चाहते थे कि हम करें तो हम करें। तो स्टेटमेंट ये भी गलत है, वो रखते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ओनली 1, सिर्फ एक सही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि नेम द पायलट हु लेड वास्को डिगामा वॉयज टू इंडिया। मतलब वास्को डिगामा को लेकर जो इंडिया में आया कैलिकट में, केरला अभी जो प्रेजेंट स्टेट केरला है वहाँ पर, उस जो बोट का नेतृत्व करने वाला पायलट का नाम क्या था। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल माजिद, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मतभेद है जो मैं आपको बताता हूँ, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसका क्या मानना है। स्पेक्ट्रम में जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है, अब्दुल माजिद, ठीक है। लेकिन वहीं एनसीईआरटी बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि द पायलट हैज़ रॉन्गली आइडेंटिफाइड एज अब्दुल माजिद। मतलब वो पायलट अब्दुल माजिद था ही नहीं। अब्दुल माजिद क्या था कि एक बहुत बड़े जोग्राफर थे, ठीक है ना, और घुमक्कर थे, घूमते रहते थे, ट्रेवलर थे। वो पायलट नहीं थे जो वास्को डिगामा को लेके आया, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये देखिए अब स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है अब्दुल माजिद, लेकिन एनसीईआरटी इसको नकारा है। तो आप पर डिपेंड है कि आपको क्या मानना है। आपको दोनों लेके चलो कि एनसीईआरटी में ना के बराबर दिया हुआ है कि नहीं, ऐसे अब्दुल माजिद नहीं था। तो हिस्ट्री है, डिस्प्यूट होते रहता है, मतभेद होते रहता है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री एट कैलिकट, ठीक है ना। तो आपको क्या बताया था कि कैलिकट में सबसे पहला पुर्तगाली कारखाना किसने स्थापित किया, किसने खोला, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लो खुला कब, तो 1500 ईस्वी में खुला, ठीक है ना। ए पेज नंबर अगर आप देखोगे तो 24, जो स्पेक्ट्रम के जो पेज नंबर 24 है उससे क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेड्रो अल्वारेज कार्बोलर, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि पहला पोर्तुगीज फैक्ट्री कैलिकट में खोला 1500 ईस्वी में, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कमोडिटीज ल्यूड मोर यूरोपियंस कम्स टू इंडिया फॉर ट्रेड। मतलब भारत में ऐसा क्या था जो सारे यूरोपियंस, जैसे अब पोर्तुगीज हो गया, उसके बाद आपको डेनिश, डच, फ्रांस, ब्रिटिश, सारे आकर्षित होते थे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारा देश मसाले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, स्पाइसेस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो वहीं क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कमोडिटीज़ था जो यूरोपियंस को लुभाता था कि भाई इंडिया में जा, ठीक है ना। तो इसमें होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 24 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो और काली मिर्च का क्यों इस्तेमाल, ये सब मसाले का क्यों इस्तेमाल करते थे, आपको अब देखोगे कि मतलब वहाँ पर जो मीट्स वगैरह का प्रोडक्शन जो यूरोप में है ना काफ़ी होता है, और उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। तो मसाले भी काफ़ी फेमस था उस समय, मतलब काफ़ी उसका फेमस था इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया इंडिया का मसाले यूरोप में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा वाज फर्स्ट पोर्तुगीज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर इन 1505। ठीक है, मतलब क्या है कि पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है पीटी पर्पज से। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि वहीं फ्रांसिस डी अल्मीडा का एक पॉलिसी था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है ना, नीली जल नीति। अब इस पॉलिसी में क्या था कि वो चाहता था कि पूरे जो इंडियन ओशन में है ना, उसमें जो नेवी पावर है, नेवल पावर, वो किसका हो, वो सिर्फ पोर्तुगीज का हो, पुर्तगाली का हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखो कि अल्मीडा वाज सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन इंडियन ओशन रीजन। मतलब क्या है कि अल्मीडा पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर जो क्षेत्र था उसमें राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने में सफल रहा। ठीक है ना, सफल रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ये अल्मीडा नहीं, एक और जो अपकमिंग जो पोर्तुगीज गवर्नर था जिसका नाम था अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ठीक है ना, उसने अल्फांसो डी एल्बुकर्क उसने किया था, उसने सफल रहा था, अल्मीडा नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और अल्मीडा सन, जो अल्मीडा का जो बेटा था वो मारा गया था किसके साथ फाइट करने में, इजिप्ट और गुजराती नेवीज के। तो ये भी सच है। ठीक है, तब एक इसको अगर देखोगे तो एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ ड्यू, जो दमन दीव है ना उससे ड्यू, वहाँ पर एक बैटल हुआ था। उसमें क्या था कि एक साइड इजिप्ट प्लस गुजरात का जो शासक था उसका नेवी, और उसके अगेंस्ट कौन था, तो पुर्तगाली था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि पुर्तगाल का जो गवर्नर था अल्मीडा, उसका बेटा इसमें मारा गया था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा क्या हुआ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच पोर्तुगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस परमिट सिस्टम फॉर द अदर शिप एंड मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर इन इंडियन ओशन रीजन। मतलब कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य जहाज़ों और प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों जहाँ पर जहाज बनते थे उसके लिए परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ भी करना हो तो परमिट लेके करना होगा। अब ऐसा क्यों, तो आपको पता है कि उस समय जो ब्रिटिश के आने से पहले पुर्तगाल बहुत ही बड़ा नेवी पावर भी था। ठीक है, और अगर आप रीजन देखोगे तो जो ये इंडिया का रीजन है और इधर जो मिडिल ईस्ट है और इधर अफ्रीका है, तो इस रीजन में है ना पेड़ पौधा जो टिम्बर है ना वो ज़्यादा पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो इनको बोट बनाने में भी दिक्कत होती थी। तो इसका एक फ़ायदा भी मिला किसको, पुर्तगाली को मिला। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो पुर्तगाली गवर्नर था जिसने परमिट सिस्टम लागू किया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ठीक है ना, जो ऊपर हमने ऑलरेडी इसके बारे में दिखा है कि इसने क्या करा कि हिंद महासागर में अपना वर्चस्व जमाने का कोशिश किया और उसमें सफल भी रहा कुछ हद तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब जो गलत है, गलत हमें बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो 7वां में कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क क्या था, रियल फाउंडर था पोर्तुगीज सत्ता का इंडिया में। ठीक है, तो ये सही है, इसको आप याद रखिएगा। ही वॉज द रियल फाउंडर। क्वेश्चन पूछेगा कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, तो हो जाएगा अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने क्या किया कि गोवा को छीना सुल्तान ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर का जो सुल्तान था उससे गोवा को छीना कब, 1510 ईस्वी में। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि उस सुल्तान का नाम क्या था, तो सुल्तान का नाम था दोस्तों यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो दोस्तों क्या है कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क प्रोहिबिटेड पोर्तुगीज मैन फॉर मैरिंग इंडियन वुमेन। मतलब क्या है कि
जो गवर्नर था अल्फांसो, उसने क्या करा कि पुर्तगीज जो पुरुष थे उनको भारतीय महिलाओं से शादी करने में मना किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पुर्तगीज सबसे पहले क्या किया, प्रमोट किया कि तुमको क्या करना है, इंडियन वीमेन के साथ शादी करो। क्यों? क्योंकि हम शादी करेंगे तो उनमें घुलेंगे मिलेंगे और हमारा पावर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, पुर्तगीज जो था ना वो उसको इम्पावर करता था। जो पुर्तगाली जो पुरुष थे उसको बोलता था कि आपको क्या करना, शादी करना है, इंडियन वुमेन से शादी करो। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो कि यही जो गवर्नर था, देखो क्यों इसको रियल फाउंडर बोला जाता है, आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट में। तो अल्फांसो दी अल्बुक्यूर्क क्या किया, सत्ती सिस्टम को खत्म किया। तो स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, तीसरा। तो इसमें कुछ पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत है। अगला स्टेटमेंट देखो दोस्तों, हु वाज यूज्ड हुगली एज द बेस ऑफ पायरेसी। ये ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली मतलब क्या है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने प्रयोग किया, बंगाल के खाड़ी को पायरेसी किसने किया, तो ये पुर्तगाली। ठीक है, 8वां आपको सही हो गया, 8वां क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि विच पोर्तुगीज गवर्नर शिफ्टेड हिज हेड क्वार्टर। ठीक है ना, मतलब क्या है कि पहले जो पुर्तगाली का हेड क्वार्टर कहाँ पर था, कोचिन में, लेकिन कोचिन से शिफ्ट कहाँ पर कर दिया, गोवा में। ठीक है, तो कब किया, सबसे पहले कब किया और कौन किया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसने किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, नुनो दा कुन्हा। कब, तो 1529 ईस्वी में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। इसको क्या करना है ना दोस्तों कि इंटू 1.5 या इंटू 2 स्पीड बढ़ा लो अपने यूट्यूब का और जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हु एमोंग द फॉलोइंग सीडेड द आइलैंड ऑफ बेसिन टू पुर्तगाल। मतलब जो आइलैंड बेसिन का जो द्वीप है ना, आप देखोगे गुजरात का मैप देखना, उसके नीचे देखना, तो पुर्तगालियों को किसने सौंपा, तो सौंपा दोस्तों बहादुर शाह ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें भी देखोगे ना तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। उस समय गुजरात का जो राजा था ना, गुजरात का जो रूरल था ना दोस्तों, उसका नाम क्या था, बहादुर शाह, जिसने क्या किया, जो द्वीप था, आइलैंड था, वो पुर्तगालियों को दे दिया। क्यों दिया, कुछ ना कारण होना चाहिए। तो इसका मतभेद हुआ किसके साथ, हुमायूं के साथ मतभेद हुआ। ठीक है, तो इसने क्या बोला पुर्तगीज को कि तुम मुझे हेल्प करो, ठीक है ना, हुमायूं के खिलाफ, और इसके बदले हम तुमको क्या देंगे, तो यही देंगे आइलैंड ऑफ बेसिन, जो बेसिन का जो द्वीप है ना, हम तुमको दे देंगे। इसके अलावा उसने ये भी बोला कि जो दमन एंड दीव है ना, तो दीव वाले जो रीजन में है ना, तुम अपना क्या कर सकते हो, नेवल बेस भी बनाने के लिए प्रॉमिस किया कि हम आपको ये भी देंगे कि आप दीव में क्या करो, नेवल बेस बनाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि विच मुगल रूलर डिस्कस क्रिश्चियन थियोलॉजी विथ द लर्न प्रीस्ट सेंट बाई पोर्तुगीज। मतलब क्या हुआ कि पोर्तुगीज ने कुछ अपने पुजारी, अपने कुछ ईसाई जो पादरी है उसको भेजा कहाँ पर, मुगल के। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल रूलर है जो इंटरेस्ट दिखाया कि क्रिश्चियन थियोलॉजी के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में, और उसके कारण मुगल पोर्तुगीज ने अपने पादरी को उसके राज दरबार में भेजा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है ना, अकबर। आपको पता होगा कि अकबर क्या था, बहुत ही सेकुलर था, और पेज नंबर 29 से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से यूरोपियन को मुगल बादशाह जहांगीर ने 400 का मनसबदार नियुक्त किया। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूरोपियंस वाज अपॉइंटेड एज द मनसबदार ऑफ 14 बाय द मुगल एम्पायर जहांगीर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको उठाया गया है पेज नंबर 31 से, जो स्पेक्ट्रम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। अब क्यों किया, इसका भी इंटरेस्टिंग कहानी है। विलियम हॉकिंस है ना, बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, उसको सब चीज़ आता था बोलने। आप इंग्लिश बुलवा लो, हिंदी संस्कृत बुलवा लो, हिंदी बुलवा लो, और तुर्किश लैंग्वेज था ना, उसको बोलने में बहुत ही माहिर था। तो उसको देखते देखते है ना, जो लैंग्वेज तुर्किश लैंग्वेज जब आया दरबार में, जब बोलना स्टार्ट किया, तो कोई इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ी नहीं। तो जहांगीर इससे खुश होकर उससे क्या बोला, उसको दे दिया मनसबदारी ऑफ 400 मनसबदार का पावर दे दिया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये मिला नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13वां, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें गलत चुनना है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 13वां। तो देखो पहला है कि पोर्तुगीज कैप्चर्ड मुगल शिप इन 1613 एट सूरत, मतलब क्या है कि पुर्तगालियों ने 1613 में सूरत में मुगल जहाज़ों को कब्जा किया। स्टेटमेंट सही है। ठीक है। 1612 में पुर्तगालियों ने सूरत को अंग्रेजों से खो दिया, मतलब क्या है कि पोर्तुगीज लॉस्ट द सूरत टू द ब्रिटिश इन 1612। 1612 में पुर्तगाली सूरत को खो दिया, कौन जीत लिया उसको? अंग्रेज ने जीत लिया। 1613 में क्या हुआ कि पोर्तुगीज क्या किया? मुगल शिप को कैप्चर कर लिया। ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखो, द डच वन ऑल द पोर्तुगीज फोर्ट ऑन मलाबार कोस्ट इन 1663, मतलब क्या है कि डच ने 1663 में मलाबार तट पर सभी पुर्तगाली किलों को जीत लिया। ये भी सही है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखो, द पोर्तुगीज कैप्चर दमन को कब किया? पुर्तगाली कैप्चर 1559 में। ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट है, आपको थोड़ा बहुत देख के रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? विच मुगल एम्पायर ऑर्डर कासिम खान टू कैप्चर हुगली फ्रॉम पोर्तुगीज। ठीक है ना, तो कासिम खान को किसने ऑर्डर दिया कि पुर्तगालियों से हुगली को छीन लेने के लिए, हुगली पर कब्जा करने के लिए आदेश किसने दिया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसका भी एक अलग ही कहानी है दोस्तों। अब देखो ये पेज नंबर 32 से उठाया गया है। इसमें देखो क्या हुआ है कि जो पुर्तगाली था ना, जो इमीडिएट उसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ? तो दो जो स्लेव गर्ल है ना, उसको पुर्तगाली ने कब्जा कर लिया था। वो स्लेव किसकी थी? मुमताज महल की। इसके कारण क्या हुआ कि शाहजहां को गुस्सा आया और इसने बोला किसको? कासिम खान को। तो ये कासिम खान जो नाम है ना, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, वेयर डिड द डच ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? ये डच पुर्तगाली कर लिए, अब डच के बारे में देखते हैं। तो ये खोली दोस्तों मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कब खोला? 1605 में। ठीक है, पेज नंबर 35 से उठाया गया है और 1605 में खोला। और ये जो मसूलीपट्टनम अभी कहाँ पर है दोस्तों? तो अभी है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज डच ट्रेडेड, इसमें से कौन से वस्तु में डच व्यापार करते थे? तो सिल्क, कॉटन, रेशम, कपास, नील, चावल, इंडिगो, राइस, अफीम, सोरा। उसके अलावा आप देखोगे तो इसमें से सारे चीज़ का व्यापार करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डच एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डच ने क्या किया? अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन एबव, सारे जगह किया। गुजरात में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी किया, बंगाल और बिहार में भी किया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछ चुका है, बिहार में कब किया? इसको आप कमेंट बॉक्स में डालो। तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द गोल्डन फरमान इशूड इन, डेट ध्यान से देखना आप, 1632 में पूछ रहा है कि 1632 में किसने गोल्डन फरमान इशू किया? किसको? ब्रिटिश को। जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उसको प्रिविलेज मिल गया फ्री ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो 1632 में जारी गोल्डन फरमान ने अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर ट्रेड करने के लिए पूरा अधिकार दे दिया? ठीक है, तो गोलकुंडा। ठीक है ना, गोलकुंडा, मतलब गोलकुंडा का जो किंग है, गोलकुंडा का जो राजा था, उसने क्या किया था कि गोल्डन फरमान दिया था कब? 1632 में। किसको? ब्रिटिश सरकार को। इसके थ्रू क्या हुआ कि उसको प्रिविलेज मिल गया कि वो सिर्फ क्या करे, उस पोर्ट पर बिना किसी टैक्स दिए हुए क्या करे, आराम से ट्रेड करे। ठीक है, एक गोल्डन फरमान आगे हम लोग देखेंगे फर्रुखसियार वाला। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि हु इंट्रोड्यूस टोबैको एंड कैशनट कल्टीवेशन इन इंडिया, मतलब भारत में तंबाकू और काजू की खेती किसने स्टार्ट किया? किसका दोस्तों?
तंबाकू और काजू। ठीक है, तो इसने किसका, पुर्तगालियों ने किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्तुगीज। बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब सामने दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है कि शाहजहां ने अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना लगाने की अनुमति दी। ठीक है, कहाँ, सूरत में। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, शाहजहां ने नहीं दिया था, इसको कौन दिया था, इसको दिया था जहांगीर ने। तो ये याद रखिएगा, जहांगीर ने। और क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था, उस समय जब बना था उस समय मुगल साम्राज्य कौन था, तो कमेंट करके बताइए कि उस समय कौन था मुगल साम्राज्य, लेकिन इसको जहांगीर ने दिया था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक गलत, एक गलत, एक गलत, तो ये स्टेटमेंट आई थिंक सही होना चाहिए। आगे देखो, द ब्रिटिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया इन मसूलीपट्टनम। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। तो कब खोला दोस्तों, तो 1616 में। सूरत में अनुमति लगाने के लिए अनुमति दिया कौन, जहांगीर। तो ये कब लगा, तो 1613 में। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूर्वी भारत, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया में, ब्रिटिश ने अपना पहला फैक्ट्री उड़ीसा में खोला। कब, 1633 में। ये भी सही है। ठीक है, 1633 में। उड़ीसा के एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं बालासूर। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। आइए क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए। विच सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1651 अलाउ द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। मतलब क्या है कि 1651 में बंगाल के किस सूबेदार ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो ये किसने दिया था, शाह शुजा ने दिया था। ठीक है, अब फ्री में तो देगा नहीं, तो इसके लिए ब्रिटिश बोला था कि हम हर साल तुमको 3000 रुपया का पेमेंट देंगे, तो आप क्या करो, हमें ट्रेड करने दो विदाउट एनी टैक्स, ड्यूटी फ्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22वां। इसमें क्या है दोस्तों कि हम लोग सारे करेंगे, स्पेक्ट्रम के बाद जो भी रिकमेंडेड बुक है उसको करेंगे। ठीक है ना, तो 22वां है कि निम्नलिखित में से कौन विलियम फोर्ट कोलकाता के पहले अध्यक्ष थे। डैट मीन्स हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। ठीक है ना, तो कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स आयरे। सर चार्ल्स आयरे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पेज नंबर 40 जो स्पेक्ट्रम का है उससे उठाया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फरमान, हम बोले थे ना आगे आएगा, इज कंसिडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किस फरमान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्रुख सियार का फरमान। फर्रुख सियार का फरमान। अब क्यों, इस फरमान के जरिए बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकता था। ठीक है, और उसके लिए हर सालाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को 3000 रुपये पे करने होते थे। उसके बाद इस फरमान के जरिए सूरत जो है, सूरत में भी फ्री ट्रेड दे दिया, लेकिन उसके लिए सालाना इसको 10,000 रुपये का देना पड़ता था। हैदराबाद में जो सिस्टम था वो चलते ही रहा। उसके बाद इसमें एक दस्तक का भी सिस्टम आया, दस्तक अलाउ कर दिया, परमिट सिस्टम जिसको बोलते हैं कि परमिट है, वो अलाउ कर दिया इसको ब्रिटिश को। उसके अलावा इस फरमान के जरिए ब्रिटिश को अलाउ कर दिया कि आप अधिक से अधिक लैंड को, ज़मीन को रेंट पर ले सकते हैं बिजनेस करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसने अलाउ किया ब्रिटिश कंपनी को कि आप सिक्के जो है ना, कॉइन जो है ना, उसको मिंट कर सकते हैं। कहाँ पर, बॉम्बे में। और वो कॉइन क्या होगा कि पूरे मुग़ल एम्पायर में वो लागू होगा एज अ करेंसी, पूरे मुग़ल एम्पायर में। समझ रहे हो, मतलब क्या है, तो पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल किसको दे दिया, ब्रिटिश को। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। किसके द्वारा दिया गया था, तो फर्रुख सियार के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 24वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वार। तो सबसे पहले देखो कि दोस्तों फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1740 से 48। ठीक है, अब किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन।
ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सर थॉमस, जो कहाँ पर है, ये मद्रास में है। तो ये भी इसका नाम, इस लड़ाई को इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज क्या था, तो इमीडिएट कॉज था दोस्तों कि जो फ्रांस का जो शिप था ना, उसको क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जा कर लिया था। और अंग्रेज़ के जो ऑफिसर्स थे, जिनका नाम था दोस्तों बर्नेट, इन्होंने 1746 में जो फ्रांस का जो जहाज़ था उसको कब्जा कर लिया था, जिसके कारण ये युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। किसके बीच में, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। और जो जगह पर हुआ था वो मद्रास में हुआ था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सर थॉमस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में जाके इसको ख़त्म किया गया, कब, 1748 में एक ट्रीटी साइन हुआ, जिसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ एग्स ला चैपले। एक क्वेश्चन बीपीएससी में आ गया है, ठीक है, कि ये ट्रीटी किससे संबंधित है। तो ये ट्रीटी किससे संबंधित है, तो फ्रांस और ब्रिटेन से। और 3 वार हुए थे, कर्नाटिक वार, फर्स्ट कर्नाटिक, सेकेंड एंड कर्नाटिक 3। तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए क्या है कि फ्रेंच वाज नॉट द लास्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। देखो दोस्तों, इसको याद रखना, जो फ्रांस था ना वो लास्ट था, सबसे लास्ट में आया था इंडिया में। फ्रांस सबसे लास्ट में आया था, पुर्तगाली सबसे पहले आया था, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखो, कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी। तो क्या है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट सही है। कोलबर्ट ने कब रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव, वो रखा था 1664 में। मतलब क्या है कि 1664 में इस फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, फाउंडेशन हुआ था, किसके द्वारा, तो कोलबर्ट के द्वारा, ठीक है। उस समय दोस्तों उसके राजा कौन थे फ्रांस के, तो लुइस 14 राजा थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब तो ये भी, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, चौथा भी सही है। तीसरा देखो, फ्रांस फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप इन 1667 बाई कोलबर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रांस का जो पहला फैक्ट्री जो लगा सूरत में, वो किसके द्वारा लगा, तो वो लगा दोस्तों फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा। तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। फिर से इसको दोहराते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि फ्रांस जो था वो लास्ट था इंडिया में आने में, लास्ट था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फ्रांस, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वैसे ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, इसका गठन कब हुआ, तो 1664 में। किसके द्वारा किया गया, तो कोलबर्ट के द्वारा किया गया। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो लुइस 14, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लुइस 14 को, ठीक है ना, लुइस 14 थे, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रांस का जो 1664 में गठन हुआ, और इसका फैक्ट्री सूरत में कब लगा, 1667 में। किसके द्वारा लगा दोस्तों, तो वो लगा था फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो अब, द बैटल ऑफ वेंडीवास वाज फाउट ड्यूरिंग थर्ड कर्नाटिक वार। हम आपको क्या बताए थे कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 3 बहुत ही फेमस वार हुआ था, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटिक, सेकेंड और तीसरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बैटल ऑफ वेंडीवास कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1760 में, ठीक है, 1760 में हुआ था, तीसरे कर्नाटिक वार के दौरान, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। ट्रीटी ऑफ जी ला चैपले इंडेड फर्स्ट कर्नाटिक वार, मतलब क्या है कि एग्जा ला चैपल, देखो अपने हिसाब से कर लेना, फर्स्ट कर्नाटिक वार को समाप्त किया। ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। अब देखो, पेरिस की संधि द्वितीय कर्नाटिक युद्ध को समाप्त किया, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। द्वितीय कर्नाटिक वार को नहीं, ये सेकेंड कर्नाटिक वार को, द्वितीय कर्नाटिक वार को नहीं, ये किया दोस्तों, ये थर्ड कर्नाटिक वार को समाप्त किया,
ठीक ना, थर्ड कर्नाटिक वार को समाप्त किया। और तीसरा जो वार हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बैटल ऑफ वंडीवास भी बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख ले, तो 1763 में हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द फ्रांस डिफीटेड द ब्रिटिश इन सेकेंड कर्नाटिक वार। नहीं, सेकेंड कर्नाटिक वार का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ए एंड बी 1 और 2 सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बैटल ऑफ विदारा, बैटल ऑफ विदारा कब किसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ विदारा सबसे पहले देखो दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1759 में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश एंड डच के बीच में हुआ था। ब्रिटिश एंड डच के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश एंड डच के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखो अब पहला स्टेटमेंट देखो कि दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अकबर II को मुगल सम्राट के रूप में मान्यता दिया। मतलब आफ्टर कैप्चरिंग द दिल्ली अफजल शाह अब्दाली रिकॉग्नाइज अकबर II। गलत है, अकबर II को नहीं किया गया था दोस्तों, वो किसको किया गया था, तो वो किया गया था आलमगीर II को, आलमगीर II को किया गया था। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड हेमू इन 1559। मतलब क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1559 में नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। एक कब हुआ था, 1556 में। ये भी फैक्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखो, इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली। मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। नहीं, ये उल्टा है, इसमें क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, मतलब कोई सही नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि विच मुगल एम्पेरर इंट्रोड्यूस इजारा सिस्टम टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मुगल एम्पायर। मतलब किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इजारा प्रणाली का शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर शाह ने किया था। और जहांगीर शाह ने दोस्तों क्या किया था, जजिया को भी ख़त्म किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, जहांगीर शाह। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, जो आपको स्पेक्ट्रम से उठाया गया है उसके बारे में देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पेरर किल्ड बाय हिज नोबेल। मतलब क्या है कि अपने रईसो कुलीन नोबेल्स के द्वारा मारे जाने वाला पहला मुगल शासक कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्रुख सियार। आपको पता होगा कि फर्रुख सियार ने ही क्या किया था, फरमान जारी किया था, जो आगे हम लोग देखे थे। ठीक है, इसका अगर टेनियर देखेंगे तो इसका टेनियर है 1713 से 1719। ठीक है, अब इसको दोस्तों किसने मारा था, तो इसको सैयद ब्रदर ने मार दिया था। सैयद ब्रदर ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 31वां। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 31वां देखो क्या है, विच मुगल एम्पेरर गिव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन रॉय। दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब क्या है कि किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, तो ये हो जाएगा अकबर II। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, इन द 18th सेंचुरी द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल इज नोन एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिहार पर्सपेक्टिव से। मतलब क्या है कि 18वीं शताब्दी में बिहार और पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा केंद्रों को किस नाम से जाना जाता था, कौन से नाम था, तो टोल के नाम से। आप टोला जो बिहार में बोलते हैं ना, टोला जो गांव में बहुत अलग अलग टोला होता है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन टोल्स के नाम से जाना जाता था, उससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, शिक्षा के केंद्रों को। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कि इन 1741 विच डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार प्रोमोटेड हिमसेल्फ टू अ न्यू सूबेदार ऑफ बंगाल बाय किलिंग सरफराज खान द देन नवाब ऑफ बंगाल। मतलब क्या है कि 1741 में बिहार के किस डिप्टी गवर्नर ने बंगाल के तत्कालीन नवाब कौन था, सरफराज खान की हत्या करके खुद को बंगाल का नया सूबेदार बनाया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अलवर्दी खान, ये इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखो अब पहला कथन देखिए क्या है, सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ठीक है, मतलब क्या है कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए, बैटल ऑफ प्लासी इनिशिएटेड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। मतलब क्या है कि प्लासी के लड़ाई में भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व की मजबूत करने की शुरुआत हुई। सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, ठीक है, लेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। मतलब बक्सर के युद्ध के कारण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ। मतलब क्या है कि प्लासी में स्टार्ट हुआ और 64 में जाके जो बक्सर में जाके एकदम फुल फोर्स पे स्थापित हो गया। तो ये में सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? सी, 1, 2 एंड 3 सारे सही है। अब देखो, अब 35वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। अब देखो, अब पहला स्टेटमेंट देखो क्या है कि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था जब 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। मतलब शाह आलम द्वितीय वाज द मुगल एम्पायर व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन 1764। ठीक है, सही है। उस समय क्या था? शाह आलम द्वितीय। अगर आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये सब हुआ था, तो उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने क्या किया कि अपना कैपिटल मुंगेर से मुर्शिदाबाद की तरफ ट्रांसफ़र किया। ये गलत है, ये उल्टा कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ इन्होंने ट्रांसफ़र किया अपना कैपिटल। तो स्टेटमेंट दो गलत है। ठीक है, अगला देखिए, आलमगीर सेकेंड जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उस समय मुगल का राजा कौन था? मुगल एम्पायर कौन था? तो आलमगीर सेकेंड। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखो, अब जब बैटल ऑफ बक्सर जब लड़ा जा रहा था, फाइट किया जा रहा था 1764 में, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ स्टेटमेंट क्या है? एक गलत है, तो वहीं दो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। किसके थ्रू? ट्रीटी एक इलाहाबाद। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, उसके बाद ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, 1765 में। इसके थ्रू क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी सौंपा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसको देखिए। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है, मतलब क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? बंगाल में दोहरी प्रणाली, जो दोहरी शासक सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, ड्यूल गवर्नमेंट का। तो स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों? ये सही है। अगर आप थोड़ा इसके डिटेल्स में जाओगे तो जो ड्यूल गवर्नमेंट जो बंगाल में आया था, उसका टेनियर क्या था? तो 1665 में स्टार्ट हुआ था और 72 में जाके ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए, रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड मोहम्मद रजा खान एज ए डिप्टी दीवान ऑफ बिहार। देखो, अब स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी है बीपीएससी के लिए, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव में मोहम्मद रजा खान को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया। ये बिहार का नहीं, इसको किया बंगाल का। ठीक है, इसलिए गलत है। रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया, नहीं, ये भी गलत है। राजा सिताब राय को बिहार का किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजा सिताब राय को कहाँ किसका किया? बिहार का। मोहम्मद राजा खान को किसका किया? बंगाल का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है कि ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्राउट पीपल क्लोजर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या है कि जो दोहरी सरकार की जो दोहरी प्रणाली थी, वो बंगाल के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी
के प्रशासन के करीब ला दिया। नहीं, ये लोगों के लिए बहुत ही डिजास्टर था, ठीक है ना, लोगों को इससे फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ। तो 3 स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें हो जाएगा ओनली ए, पहला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो द्वैध शासन है, जो दोहरी प्रणाली है, ड्यूल गवर्नमेंट है बंगाल का, उसको एबोलिश किसने किया, ख़त्म किसने किया? तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब किया दोस्तों? तो इसका अगर डेट देखो तो 1772 में किया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 39वां। वेयर वॉज द आर्म फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड बाई हैदर अली विद द हेल्प ऑफ फ्रांस? आपको पता होगा कि एंग्लो मैसूर वार आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन है कि हैदर अली ने फ्रांस की सहायता से हथियारों का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। तो ये किया दिंदीगुल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दिंदीगुल है कहाँ अभी प्रेजेंट? तो अभी है दोस्तों ये तमिलनाडु में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 40वां। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज रिजल्टेड इन द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार? ठीक है ना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किस संधि के कारण प्रथम एंग्लो मैसूर वार समाप्त हुआ? ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के संधि के कारण, ठीक है। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था, इसका 10 ईयर अगर देखते हैं डेट, तो 1767 में स्टार्ट हुआ था, 69 तक चला था। और ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ साइन? तो 1769 में, ठीक है ना, 1769 में, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी से हम एंग्लो मैसूर वार से है। देखो अब, हैदर अली वाज डिफेटेड इन वार ऑफ पोर्टो नोवो, ठीक है। ये कौन सा एंग्लो मैसूर वार था? मतलब पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली की हार हुई। निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर वार यह लड़ा गया था? ठीक है, तो एक क्या था दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। अगर हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के डिटेल में, तो ये क्या हुआ था, 1780 से टोटल 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ था ब्रिटिश के साथ। मैसूर का 4 लड़ाई हुआ था। तो पहला देख लीजिए ट्रीटी ऑफ मद्रास वाला, दूसरा का देखते हैं। तो 1780 में स्टार्ट हुआ और 84 तक चला, ठीक है। अब क्या हुआ कि हैदर अली का है ना, इसमें इस वार का जो है ना कोई रिजल्ट नहीं निकला। छोटे मोटे इंसिडेंट हुए जिसमें कभी हैदर अली जीत रहा था तो कभी ब्रिटिश जीत रहा था। जैसे पोर्टो नोवो में क्या हुआ, हैदर अली हार गया। इससे पहले इसी में जो 4 साल का जो टेन्योर है, इसमें हैदर अली जीता भी था। तो 1782 में हैदर अली को क्या था, कैंसर हो गया। कैंसर के कारण मृत्यु हो गया। 1782 के बाद इसका कमान इसका बेटा संभाला, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है। तो लड़ाई चला 84 तक। उसके बाद क्या हुआ कि इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। तो बोला गया कि चलो इस लड़ाई को हम ख़त्म करते हैं। उसके लिए एक पीस ट्रीटी साइन किया गया, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। याद रखिएगा, मैंगलोर। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन से किससे संबंधित है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा जो एंग्लो मैसूर जो युद्ध था उससे संबंधित था। तो इस ट्रीटी के से क्या हुआ कि इस युद्ध को विराम किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिर उसी से कि जो पोर्टो नोवो में हैदर अली को जो हराया था ब्रिटिश मिलिट्री जनरल, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम था दोस्तों सर एरिकूट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सर एरिकूट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज सब्जेक्टेड द रिलेशंस ऑफ मराठाज विथ अदर स्टेट टू कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश? मतलब क्या था कि कौन से ऐसे ट्रीटी जो साइन हुआ था उसके बाद बोला गया था मराठा को कि अगर आपको किसी भी अदर स्टेट के साथ रिश्ता रखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमसे इजाज़त लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि अगर आपको किसी से रिश्ता रखना है, किसी से रिलेशन रखना है कोई अदर स्टेट से, तो मेरे परमिशन के बिना आप नहीं ले सकते हो। कौन से ट्रीटीज़ में लिखा गया था? तो हुआ था ट्रीटी ऑफ बेसिन का संधि। ये कब साइन हुआ था दोस्तों? 1802 में। किसके बीच में? तो मराठा और साथ ही साथ ब्रिटिश के बीच में, सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल जो था जिसने पिंडारियों का दमन किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों पिंडारियों का दमन, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक
ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिखता है, 45वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 45वां है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द ट्रिपार्टाइट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह। शाह शुजा कहाँ के थे, अफगानिस्तान का था, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब महाराजा रंजीत सिंह शाह शुजा ब्रिटिश प्रशासन के बीच में त्रिपक्षीय संधि का हस्ताक्षर किया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा उस समय ऑकलैंड था, लॉर्ड ऑकलैंड। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रंजीत सिंह वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग मिसल्स, ठीक है, कौन से मिसल्स से रंजीत सिंह संबंधित थे, ठीक है। तो ये सुखर चकिया मिसल से संबंधित से, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47वां। क्वेश्चन नंबर 47वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 47वां है दोस्तों, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो भी इंपॉर्टेंट था उसको हमने कवर कर लिया। जो हल्का फुल्का भाग बच गया होगा वो लुसेंट जब रिवीजन करेंगे उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी कथन सही है, ठीक है। तो लॉर्ड लॉरेंस स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी, ठीक है। मतलब क्या है कि लॉर्ड लॉरेंस ने मास्टरली इन एक्टिविटी नीति शुरू की, ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखो, अगला है कि लॉर्ड लिटन स्टार्टेड न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, मतलब लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की। ये सब जो याद है ना, मास्टरली इन एक्टिविटी, प्राउड रिजर्व, इस सबको याद कर लीजिएगा, डिटेल्स में जाना नहीं है, ठीक है। तो इसको किसने किया था, तो लॉर्ड लॉरेंस ने, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, प्राउड रिजर्व। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखो, फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है ना, फॉरवर्ड पॉलिसी को एडवोकेट किसने किया था, तो लॉर्ड एरनबोर्ग नहीं है, इसको किया था ऑकलैंड ने किया था। कौन किया था, ऑकलैंड ने, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो 2 स्टेटमेंट सही है, बी, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो 1 से लेके 5 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट था इसमें हम लोग किए, और अगला सीरीज आने वाला है जिसमें हम लोग पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले हैं दोस्तों। और कमेंट करके बताइए और कुछ सजेशन देना दीजिए। थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।